ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपनी ही सगी बेटी से किया विवाह? एक घमंडी राजा की कहानी। इस कहानी से हम ये भी जानेंगे कि हमें घमंड क्यों नहीं करना चाहिए और घमंड करने का क्या नतीजा होता है। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बीरपुर नगर में एक राजा राज करते थे जिनका नाम था बीर सिंह। ये राजा बीर सिंह नवयुवक राजा थे, नौजवान राजा थे। इनकी एक रानी थी और रानी भी बांझ थे, यानी संतानहीन थे। उनके रानी के द्वारा कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात है, राजा बीर सिंह अपने घोड़ी पे सवार होकर शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। सुबह का समय था तो उन्होंने जंगल में एक दृश्य देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठकर मुंह में गांठ लगा रही है। राजा बीर सिंह उस बूढ़ी औरत के पास गए। दोस्तों, वो बूढ़ी औरत कौन थी? वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह जो है वह माता थी। जैसे ही राजा बीर सिंह बूढ़ी औरत के पास पहुँचे और कहने लगे कि हे माता, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुंह में गांठ क्यों लगा रहे हैं? तब वह माता ने कहा कि बेटा, मैं जोड़ी बना रही हूँ और जोड़ी बिगाड़ रही हूँ। तब राजा बीर सिंह ने कहा कि माता, मैं आपकी बातों को समझा नहीं। आप कैसे जोड़ी बना रही हैं और कैसे जोड़ी बिगाड़ रही हैं? तब बाई माता कहती हैं कि बेटा, मेरा तो यही काम है, जोड़ी को बनाना और जोड़ी को बिगाड़ना। मैं इंसानों की जोड़ी बनाती भी हूँ और मैं ही उनकी जोड़ी बिगाड़ती भी हूँ। राजा बीर सिंह उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सोचने लगे कि ये कैसी पागल बुढ़िया है, क्योंकि राजा बीर सिंह जो थे वो बहुत ही अहंकारी थे। वो अपने अहंकार में ही रहते थे। फिर राजा ने कहा कि हे माँ, अगर आप जोड़ी बनाती हैं तब तो अच्छी बात है, तो कुछ हमारे बारे में भी बताइए कि हमारी जोड़ी किसके साथ है और हमारा विवाह किसके साथ होगा। तब वह माता बोली कि हे बेटा, तुम्हारी एक पत्नी घर में पड़ी है और तुम हमसे इतना भद्दा मजाक कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम हमारा हंसी बना रहे हो, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तो गुस्से में आकर वह माता ने कह दिया कि हे बेटा, तुम्हारी जोड़ी मैंने तुम्हारी पत्नी से पैदा होने वाली तुम्हारी पुत्री के साथ लिखी है, अर्थात तुम्हारी सगी बेटी के साथ तुम्हारी जोड़ी बनाई है। हे बेटा, मैंने लिख दिया है, तुम्हारा विवाह तुम्हारी ही सगी बेटी से होगा। राजा ने जब वह माता की बातों को सुना तो वह समझ गया कि यह बुढ़िया कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। उसके बाद राजा वीर सिंह उस बुढ़िया से हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगने लगते हैं। राजा हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि हे माता, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपको पहचान ना सका, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। यह आपने क्या कह दिया कि मेरा विवाह मेरी सगी बेटी से होगा? वे माता ने जवाब दिया, हाँ, मैंने जो कह दिया तो बिल्कुल सच होगा। वह माता ने कहा, अब तुम यहाँ से जाओ। लेकिन राजा नहीं गया। वह बार बार बुढ़िया से क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, हे बूढ़ी माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब वह माता ने कहा कि जाओ पुत्र, इस कलंक से बचने के लिए खुद ही अपना बचाव करो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। राजा बीर सिंह का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। राजा बीर सिंह के चेहरे पर बिल्कुल ही उदासी छाई हुई थी। वह अपने उदास चेहरे को लेकर महल पहुँचे। रानी चंद्रलेखा ने जब राजा बीर सिंह को देखा तो कहा कि हे महाराज, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? आपका चेहरा तो हमेशा फूल की तरह खिला हुआ रहता था, लेकिन आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? तब राजा बीर सिंह ने अपनी रानी चंद्रलेखा को वह जंगल वाली बुढ़िया के बारे में सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर रानी कहने लगी कि हे महाराज, आप व्यर्थ परेशान क्यों हो रहे हैं? हमारी शादी के इतने दिन हुए, अभी तक कोई संतान नहीं हुआ है और आगे भी हमारी कोई संतान होगी ही नहीं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? रानी कहती है कि चलिए एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि हमारे कोई संतान होगी, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि वह लड़की ही होगी, और अगर लड़की होगी भी तो हम उसे जन्म ही नहीं देंगे। हम भी देखते हैं कि आपका विवाह कैसे हो जाएगा और आप पर ये कलंक कैसे लग जाएगा। इस प्रकार रानी ने अपने राजा के लिए धीरज बनाया। उसके बाद में राजा बीर सिंह सब कुछ भूल गए और धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे।
तब कुछ समय के बाद रानी चंद्रलेखा को गर्भ ठहर गया। चंद्रलेखा ने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे गर्भ से बेटी ही पैदा होगी। उसने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। वह सोचती थी कि हमारे गर्भ से पुत्र ही पैदा होगा, लड़की तो पैदा ही नहीं होगी। इस प्रकार से धीरे धीरे वह समय बीतता गया। बच्चा होने का समय जब धीरे धीरे नज़दीक आया, तब चंद्रलेखा ने अपने दासी को बुलाया और कहा कि हे दासी, आप हर समय मेरे साथ रहिए। रानी चंद्रलेखा की दासी रानी चंद्रलेखा के साथ 24 घंटे रहने लगे और रानी की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद जब रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया और जब रानी को पता चला कि यह एक पुत्री है, तो रानी चंद्रलेखा के होश उड़ गए। बहुत दुखी होने लगी और मन में सोचने लगी कि हे ईश्वर, ये क्या हो गया? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे महाराज पर कोई कलंक लग जाए, उस बुढ़िया की कही हुई बात सत्य ना हो जाए। वह चंद्रलेखा इस बात से बहुत डर रही थी। कुछ समय विचार करने के बाद चंद्रलेखा ने अपने दासी से कहा कि हे दासी, तुम ऐसा करो कि अगर ये कन्या हमारे पास हमारे महल में रहेगी और हमने इसे पाला तो हमारे महाराज के लिए बहुत बड़ा कलंक बन जाएगा। तुम ऐसा करो कि इसे मारकर जंगल में गाड़ाओ। और ऐसा ही हुआ। वह दासी महारानी से आज्ञा लेने के बाद लड़की को लेकर जंगल की तरफ जाने लगे। आगे जाकर दासी ने सोचा कि अगर मैं जंगल पर पहुंची और ऐसा करते हुए मुझे किसी ने देख लिया, तब बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, मेरी सब पोल खुल जाएगी। उसी नगर के पास में नगरवासियों के कूड़े और घूरे पड़ा करते थे। वहीं दासी ने गड्ढा किया और वहीं गड्ढे में उस बच्ची को गाड़ दिया। गाड़ने के बाद दासी पुनः महल में वापस चली गई। इस प्रकार रानी चंद्रलेखा ने वीर सिंह को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी और बड़े ही आराम से निश्चित होकर रानी महलों में रहने लगे। और इधर क्या हुआ, जो घूरे का मालिक था, घूरा एक किसान के हाथों बेच दिया। किसान ने क्या किया, उसी गांव से एक कुहार और कुहारन को बुलाया और कहा, यह घूरा जो मैंने खरीदा है, इसे ले जाकर मेरे खेतों में डाल दो। अगले दिन जब सुबह हुई तो एक कुदाली को लेकर कुहार और कुहारेन माटी को खेत में फेंकने के लिए घूरे के पास पहुँचे और वहाँ जाकर घूरे को खोदने लगे। जब कुदाली जहाँ बच्ची गड़ी हुई थी उसके नज़दीक पहुँची तो कुदारी बच्ची को तो नहीं लगी, लेकिन कुदारी के धमक के वजह से बच्ची रोने लगी और चिल्लाने लगी। उस बच्ची की आवाज़ सुनकर कुहार और कुहारिन बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आने लगी। वह इधर उधर देखने लगे। तभी कुहार ने कुहारिन से कहा कि मुझे लगता है कि इसी घूरे के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। तब उन्होंने ध्यान से देखा और सुना तो वह समझ गए कि इधर से ही जो है बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। उसने कुदाली को हटाकर हाथों से धीरे धीरे खोदने लगा तो उसे प्यारी सी कन्या मिली। जब उसने सुंदर सी कन्या को देखा तो कुहार की पत्नी कुहारिन ने उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और मन में सोचने लगी कि हे भगवान, हे ईश्वर, आपकी भी लीला अपरंपार है। हमारी शादी को 20 वर्ष हो गए पर हमारी कोई संतान नहीं हुई, लेकिन आपने हमें हमारे लिए बेटी दे दी। मैं बहुत ही इसे लाड़ प्यार से पालूंगी और बहुत ही इसको स्नेह करूंगी। फिर वह कुहार और कुहारिन उस बच्ची को लेकर अपने घर चले गए और बहुत ही प्रेम से लाड़ प्यार से उसे पालने लगे। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय बीतने के बाद वह लड़की सियानी हो रही थी। एक दिन उस लड़की ने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, आप इन पशुओं को रोज चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन कल से मैं इनको चराने के लिए मैं ले जाऊंगी। अगले सुबह होने के बाद वह कन्या अपने पिता से आज्ञा लेने के बाद वह सुंदर कन्या, जो देखने में बहुत ही अप्सरा की तरह दिख रही थी, उन पशुओं को लेकर उस नगर के बाहर उसी जंगल में चली गई चराने। उधर राजा वीर सिंह शिकार करने के बाद जब अपने महल को वापस आ रहे थे, वहीं से गुजर रहे थे, तो वहीं वह सुंदर कन्या अपने पशुओं को चरा रही थी। तब राजा की नज़र उस कन्या पे पड़ी, जो देखने में बिल्कुल ही इंद्र की अप्सरा की तरह लग रही थी। उसी समय राजा वीर सिंह उस कन्या को देखकर मोहित हो गए और सोचने लगा कि ये स्त्री कितनी सुंदर है,
मैं इस कन्या से विवाह अवश्य करूँगा। यह सोचकर राजा अपने महल की तरफ आ गए और महल आकर रानी चंद्रलेखा से उस कन्या के बारे में बताया और रानी से कहा कि हे रानी, तुम यह पता लगाओ कि यह किसकी बेटी है जो इतनी सुंदर अप्सरा की तरह दिखती है। हम इसके साथ में विवाह करना चाहते हैं। पहले के राजा और महाराजा में यह नियम चला करता था। राजा अपनी मर्जी से जितनी भी शादियां कर सकता था और रानियों को कोई ऐतराज भी नहीं होता था। पहले के ज़माने में कोई प्रतिबंध नहीं था कि एक से ही शादी करना है। राजा अपने मन से कितनी भी शादी कर सकते थे। यह नियम ही था कि तुम जितनी चाहो उतनी शादी कर सकते हो। इस प्रकार रानी अपने पति के कहे अनुसार उस लड़की के बारे में पता लगाया। उसे पता लगा कि यह जो है कुहार की बेटी है। तब रानी चंद्रलेखा ने अपने पति से कहा कि हे महाराज, यह तो एक कुहार की बेटी है। तब राजा वीर सिंह कहने लगे कि हे रानी, उस कुहार के घर में हमारे शादी का प्रस्ताव भेज दो। तब रानी चंद्रलेखा ने कहा कि हे महाराज, यह तो एक कुहार की बेटी है। तब राजा वीर सिंह कहने लगे कि हे रानी, उस कुहार के घर में हमारे शादी का प्रस्ताव भेज दो। तब रानी चंद्रलेखा ने कहा कि हे महाराज, परंपरा के अनुसार चलो, रिवाज के बाहर चलने की कोशिश आप मत करो। मतलब रानी चंद्रलेखा कहने लगी कि नाई या पंडित के द्वारा भेजो। वे दोनों उस कुहार के घर जाएंगे तो आपके प्रस्ताव वहां पहुंचा देंगे। तब बिल्कुल ऐसा ही हुआ। राजा ने नाई और पंडित को बुलाया, उन दोनों को पूरी बात समझाई। तब नाई और पंडित राजा के शादी का प्रस्ताव को लेकर उस कुहार के घर में पहुंच गए। नाई और पंडित कुहार के घर पहुंचे और उसके घर जाकर कहा कि हमारा राजा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है और हमारे हाथों यह शादी का प्रस्ताव भेजा है। पंडित और नाई की बातों को सुनकर कुहार कहता है कि हे ब्राह्मण जी, आप मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं? कहाँ वो राजा और कहाँ हम? उनके राज्य के एक छोटे मोटे नागरिक हमारी और राजा वीर सिंह की क्या ही समानता है? तब नाई और पंडित कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे महाराज को आपकी पुत्री पसंद आ गई है। वह मन ही मन आपकी पुत्री से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे महाराज आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने ही हमको इधर भेजा है। इस बात को सुनते ही कुहार और कुहारिन बहुत खुश हो जाते हैं और वह शादी के लिए मान जाते हैं। इसके बाद शादी के लिए राजा वीर सिंह ने और उस कुहार की बेटी से राजा की शादी हो जाती है। कहने को तो वह राजा वीर सिंह की बेटी थी, लेकिन इस बारे में राजा को कोई भी बात नहीं पता थी। इस प्रकार से तब राजा कुहार की बेटी से विवाह करके अपने घर लौटते हैं। इधर चंद्रलेखा महाराज के सुहागरात के लिए तैयारी कर रही थी। उसी समय रानी चंद्रलेखा ने देखा कि पड़ोस में एक पेड़ पर तोता और मैना की जोड़ी बैठी है। उसी समय रानी चंद्रलेखा ने देखा कि पड़ोस में एक पेड़ पर तोता और मैना की जोड़ी रहती है। तोता ने देखा, अरे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, क्योंकि एक बेटी का विवाह उसके ही पिता से हो गया है। ये तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया। अगर इस राजा ने अपनी ही बेटी के साथ एक रात गुजार ली तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार तोता ने मैने से कहा कि हे मैना, आज बहुत ही बड़ा अनर्थ होने जा रहा है हमारे ही पड़ोस में। तो मैना कहती है कि कैसा अनर्थ होने जा रहा है? तब तोते ने राजा की सारी दास्तान मैना को बताई और कहा कि राजा ने अपनी ही बेटी से विवाह किया है और आज की रात अपनी ही बेटी के साथ गुजारने वाला है। अगर राजा ने ये रात अपनी बेटी के साथ गुजार ली तब बहुत ही बड़ा घोर अनर्थ हो जाएगा। तब तोते की बात मैना ने सुनी तो मैने ने कहा, है इस बार ये कौन सा घोर अपराध होने जा रहा है? एक बाप अपनी बेटी के साथ सोने जा रहा है। हे भगवान, ऐसा करो, हमें गूंगा या बहरा बना दो, ना हम ऐसी बात सुनेंगे और ना ही सोचेंगे। उसी समय वह तोता और मैना गूंगा बन जाते हैं और बहरा बन जाते हैं। ये सब खड़ी होकर चंद्रलेखा सुन रही थी। जब तोता और मैना बंद कर देते हैं बोलना, तब चंद्रलेखा ने देखा, अरे ये तो सच में इनका बोलना बंद हो गया, ये सचमुच गूंगा और बहरा हो गए। तब रानी चंद्रलेखा ने तोता और मैना को आवाज़ लगाई तो वह कुछ सुने और ना ही कुछ बोले। तब रानी चंद्रलेखा ने विचार किया, यह क्या हुआ? ये तो बहुत ही बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। ये गलती मैंने भी की, मैंने सब कुछ छुपाया, क्योंकि मेरे महाराज पर कोई कलंक ना लग जाए। मैंने अपनी बेटी को घूरे पर फिकवा दिया था, लेकिन वह बची कैसे?
आज उसकी शादी उसके ही पिता से हो गई। ये सोच सोचकर रानी चंद्रलेखा बहुत जोर जोर से रोने लगी और धरती माँ से निवेदन करने लगी कि हे माँ, तुम मुझे अपनी गोद में ले लो। मैं ऐसा घिनौना पाप नहीं सहन कर पाऊंगी। मैंने बहुत बड़ी भूल की है। कहते हैं कि उसी समय धरती माँ फटती हैं और चंद्रलेखा को अपने गोद में लेने ही वाली होती हैं। तभी सैनिकों ने जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा दौड़ते हुए रानी के पास पहुँचे जहाँ धरती माँ चंद्रलेखा को गोद में लेने ही वाली थी। वहाँ जाकर राजा कहते हैं कि हे रानी चंद्रलेखा, ये क्या कर रही हैं आप? इस जमीन के अंदर आप क्यों जा रही हैं? ऐसी क्या बात है? रोते हुए रानी चंद्रलेखा ने अपनी सारी बातें राजा को बताई और कहा कि हे महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जिससे आप विवाह करके आए हैं ये आपकी सगी पुत्री है, जिसके पैदा होते ही मैंने इसको घूरे में गड़वा दिया था, लेकिन उस कुहार ने इसे घूरे से निकाल लिया और बहुत ही प्यार से पाला। हे महाराज, अगर ये बात मैं आज आपको नहीं बताती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हे महाराज, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपना मुंह इस समाज में नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए मैं धरती में समा रही हूँ। तब राजा बीर सिंह ने अपनी रानी की बातें सुनी तो बीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। फिर राजा बीर सिंह कहते हैं कि हे रानी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम भी इस संसार को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। ये क्या हो गया? हमसे भी बहुत बड़ा पाप हो गया। हमने अपनी बेटी से शादी कर ली। एक बार जंगल में मैंने उस बुढ़िया को मूर्ख बनाया था, इसलिए आज मुझे इतना बड़ा पाप भोगना पड़ रहा है। वहाँ कोई साधारण बुढ़िया नहीं थे, वहाँ साक्षात बाई माता थी जो सबके भाग्य लिखती थी। कहते हैं कि रानी के साथ साथ राजा भी धरती में समाने के लिए धरती माँ के सिंहासन पे चले गए। धरती में जाने से पहले राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, एक कागज और पेन मुझे लाकर दे दो। मंत्री तुरंत जाकर एक कागज और पेन लाता है और वह राजा को दे देता है। राजा अपनी सारी राजपाट अपनी उसी पुत्री के नाम कर देता है। राजा ने उस कागज में लिख दिया कि आज के बाद हमारी यह पुत्री इस राज्य की अधिकारी बनेगी। और इतना लिखने के बाद राजा बीर सिंह और उसकी पत्नी धरती में समा गए। तो दोस्तों, यही वो राजा बीर सिंह थे जो अपनी पुत्री से विवाह किए थे, वे माता के कहने के अनुसार। लेकिन जो अनर्थ, जो पाप होने जा रहा था वह होने से बच गया। तो मित्रों, कहानी इधर ही समाप्त होती है। तो कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।